दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले। तो ये चीज़ें ये है कि जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि जो न्यूज़ एंकर है अर्नब गोस्वामी, वो अरेस्ट हो चुके हैं। अगर आपको पता होगा तो उसका रीज़न ये है कि जो केस है उस केस में ऐसा है कि जो आर्किटेक्ट नाइक सर है उनको उन्होंने जैसे प्रोवोक किया फॉर सुसाइड। तो इस तरह का वो एक केस है जिसमें उन्हें अरेस्ट किया गया है। अब मैं आपको क्लियर बात यहाँ पर बता दूं कि देखिए, हम कोई न्यूज़ एंकर नहीं है या फिर हम कोई न्यूज़ मीडिया नहीं है कि जो ये बता दे कि अर्नब गोस्वामी यहाँ पर गुनहगार है या फिर बेकसूर है। वो काम जो है वो कोर्ट का है और पुलिस वालों का है, तो वो हम उन पर छोड़ देते हैं। लेकिन एज ए इंजीनियर या फिर एज ए आर्किटेक्ट अगर हम इस केस की तरफ अगर देखते हैं तो ये काइंड ऑफ एक केस स्टडी है हमारे लिए कि ये ज़्यादातर केसों में होता ही है, हमारे साथ भी होता है। और शायद आप अगर अपना कंसल्टेंसी ऑफिस स्टार्ट करोगे या फिर कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपके साथ भी होगा। वो ये कि कभी कभी क्या होता है कि हम काम कंप्लीट कर देते हैं या फिर सर्विस या फिर जो प्रोडक्ट होता है वो अपने क्लाइंट को दे देते हैं और उसके बाद हमें पेमेंट नहीं मिलता है। मतलब जो मेहनत हमने की है, जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या फिर जो भी बातें हुई थी वो पूरी नहीं की जाती। तो इस बेसिस पर ये पूरा वीडियो है। तो यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं, ये जो वीडियो है वो उन्हीं लोगों के लिए जिनकी जो चाहते हैं एज ए इंजीनियर खुद की कंसल्टेंसी ओपन करना चाहते हैं या फिर जिनकी ऑलरेडी एक कंसल्टेंसी है, तो वही लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे तो बेहतर रहेगा। तो अब हम सीधा पॉइंट पर आते हैं कि इस वीडियो को बनाने का रीज़न क्या है। देखिए, हम में से कई लोग क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, उसके बाद अपना एक खुद का कंसल्टेंसी या फिर हम कहेंगे छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया और उसके बाद हमारे पास एक टाइम के बाद क्लाइंट आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद हमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हमें किस क्लाइंट को पैसे डिमांड करने चाहिए फॉर एडवांस या फिर डिमांड करने चाहिए या नहीं चाहिए या फिर कब पैसे मांगने चाहिए। तो ये सब बहुत कन्फ्यूजन होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने लाइफ में पहली बार बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस का, कि उनको कोई बताने वाला नहीं है कि एक्चुअली पैसे कब लिए जाते हैं या फिर कैसे लिए जाते हैं। तो मैं अपनी जो भी टॉपिक है उसको एक डिवाइड करूंगा इस पूरे टॉपिक को। तो जो सबसे पहला जो यहाँ पर हमारा ये रहेगा कि हमारे जो क्लाइंट होते हैं वो किस टाइप के रहते हैं। तो मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, मैं आपके सामने वो पॉइंट जो है वो थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। देखिए, पहले जो हमारे क्लाइंट होते हैं एज ए कंसल्टेंसी वर्क में, फिर वो सिविल इंजीनियरिंग वर्क की हो या फिर आर्किटेक्चरल सर्विसेज की, तो उसमें सबसे पहले हमारे जो क्लाइंट होते हैं फ्रेशर के लिए वो होते हैं रिलेटिव। मतलब आपको जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे ही पहले काम मिलेंगे या फिर हम कहेंगे कि पड़ोस वाले, जान पहचान वाले। तो ये हमारे पहले क्लाइंट होते हैं। दूसरे, फिर उसके बाद जब आपकी ग्रोथ होती है तब उसके बाद आपकी तरफ जो होते हैं अदर इंजीनियर, बिल्डर या फिर कॉन्ट्रैक्टर, इनकी काम आते हैं। बिकॉज क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत बड़ा अगर बिल्डर बन जाऊँ या फिर इंजीनियर बन जाऊँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं छोटे मोटे काम करूँ, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, जो एक एक्सपर्ट बंदा होगा उसको मैं अपने काम देता हूँ, जिसे हम थर्ड पार्टी भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आपके ये भी क्लाइंट हो सकते हैं, इंजीनियर या फिर कॉन्ट्रैक्टर। अब देखिए, जब आपके इस तरह के कॉन्टैक्ट हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ, बिल्डर के साथ या फिर अदर आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर के साथ, तो उसके बाद आपके पॉलिटिकल कनेक्शन भी बनना शुरू हो जाते हैं। सो बेसिकली अदर जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, उनके भी आपको जो भी एमएलए रहेंगे या फिर हम कहेंगे कि जो भी नगराध्यक्ष या फिर नगर सेवक रहते हैं उनके भी काम आपको मिल सकते हैं। तो वो भी एक आपके क्लाइंट हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं जिसके लिए हमने एक्चुअली ये पूरी प्रोसेस या फिर ये पूरा बिजनेस स्टार्ट किया था, वो होते हैं हमारे प्योर क्लाइंट। प्योर क्लाइंट का मतलब क्या, इसमें ना तो वो बंदा पॉलिटिकल पार्टी का होता है, ना ही आपका रिलेटिव होता है, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्टर या फिर इंजीनियर होता है। वो सीधा क्लाइंट होता है। वो सिर्फ आपके एक्सपीरियंस और आपके काम को देखकर आपकी तरफ आता है, तो वो होता है प्योर क्लाइंट। तो ये हमारे क्लाइंट के टाइप रहे कंसल्टेंसी वर्क में। अब देखिए, आपके जितने क्लाइंट है ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को एडवांस डिमांड कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं बात यहाँ पर क्लियर कर दूं कि देखिए, आप तभी एडवांस डिमांड कर सकते हो जब आप में उतनी लेवल हो, उतना एक्सपीरियंस हो काम करने का। तो पहले जो टाइप के क्लाइंट है वो है हमारे रिलेटिव या फिर हमारे जान पहचान वाले, पड़ोस वाले, ठीक है। तो ऐसे लोगों से क्या हमें पहले ही मीटिंग में या फिर पहले ही काम में उनसे एडवांस लेना चाहिए या फिर पेमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इसका सिंपल आंसर है, देखिए, अगर वो आपके रिलेटिव है, जान पहचान वाले हैं, तो मैं कहूँगा कि जो भी उनका काम है, अगर वो एक छोटा सा प्लानिंग का वर्क है, तो मैं कहूँगा कि उनका एक काम आप फ्री में कर दीजिए, ठीक है। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ, बिकॉज वहाँ पर सिर्फ पैसों की बात नहीं है, आपका एक रिलेशन भी है, ठीक है। तो उस केस में अगर आप पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो वो थोड़ा ऑड लगता है और वो आपको आगे थोड़ी चीज़ें आपके रिलेशन में तकलीफ दे सकती है। सो मैं रिकमेंड यहाँ पर ये करूँगा कि आप
उस केस में जैसे उनके 1 या 2 काम आप फ्री में कर दीजिए। लेकिन देखिए मैंने फ्री इस वर्ड का यूज़ किया, इसका मतलब ये हुआ कि वही काम आपको फ्री में करने हैं जो 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर सुपरविजन का वर्क है, उस काम को करने में 2 से 3 महीने लगने वाले हैं, तो ऐसे काम फ्री में नहीं करने हैं। लेकिन कोई छोटा सा प्लान है या फिर एस्टिमेट बना के देना है, ड्राइंग निकाल के देनी है, तो ऐसे छोटे मोटे काम जिसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसे आप रिलेटिव की काम फ्री में कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका फायदा ये है कि जब आप इस तरह से काम करोगे तो पहली बात तो आपका रिलेशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा, और उसके बाद आपको उनकी तरफ से ही काम मिलेंगे, मतलब उनकी जो जान पहचान वाले हैं वो आपकी तरफ काम देंगे। अगर आप पहले ही मीटिंग में उन्हें नाराज कर दो या फिर पैसों की डिमांड करो तो वो थोड़ा और लगेगा, उन्हें लगेगा कि रिश्तेदार होने के बावजूद ये हमें एक क्लाइंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, 1-2 काम हो जाने के बाद अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा, जैसे आप काम करोगे, अगर वही व्यक्ति आपको बार बार फ्री में ही काम करवाने के लिए फोर्स कर रहा है तो फिर वो थोड़ा आपको अवॉइड करना है। अब ये अवॉइड कैसे करना है, आपको सिंपली यही कहना है कि जब हद से ज़्यादा उनकी तरफ से अगर आपको फ्री की डिमांड हो रही है तो आप देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आप मार्केट में कुछ काम अगर 100 रुपये में हो रहा है, वो आपका रिश्तेदार है, तो उन्हें आप सिंपली बता दीजिए कि सर ये जो काम होते हैं, या फिर जो भी आपके रिलेटिव होंगे, मामा होंगे, ताऊ होंगे, चाचा होंगे, जो भी होंगे, उनसे ये सीधा कह दीजिए कि सर ये मार्केट में काम 100 रुपये में होता है, आप मेरे रिश्तेदार हैं इसलिए मैं 80 रुपये में, 50 रुपये में, जो भी आप डिस्काउंट दे रहे हैं वो उन्हें बता दीजिए। वो देने की बात भी अगर वो रेडी नहीं है वो पैसे देने के लिए, तो फिर ऐसे रिश्तेदार को अगर आपने छोड़ भी दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे रिश्तेदार किसी काम के नहीं। तो ये रहा रिश्तेदार और पहचान वालों के बारे में। अब हमारे जो अगले क्लाइंट है, जो टाइप है, वो ये है इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर। ठीक है, अब देखिए जब आपकी पहचान बढ़ेगी तो आपके पास ऐसे कुछ काम आएंगे इंजीनियर की तरफ से या फिर अदर बिल्डर या फिर कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से। तो उस केस में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो पहली सर्विस होंगी, ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर फ्री में काम नहीं करना है, जैसे हमने रिलेटिव की केसेस में किया था 1-2 केसेस में। अब यहाँ पर आपको फ्री में काम नहीं करना है, लेकिन आपको एडवांस भी नहीं मांगना है, ऐसे लोगों से एडवांस भी नहीं मांगना है। बिकॉज क्या होता है, देखिए जो आपके रिलेटिव होते हैं या फिर मैं कहूँगा कोई अदर भी होंगे क्लाइंट टाइप, तो वो 1 या 2 बार ही आपसे काम करवा लेंगे, ठीक है। लेकिन जो बिल्डर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या फिर सिविल इंजीनियर होते हैं या फिर आर्किटेक्ट होते हैं, इनके पास कंटिन्यूसली काम होते हैं। सो बेसिकली ऐसे लोगों के साथ अगर आपका एक कनेक्शन बन जाए तो आपको एक प्रॉपर वे में कंटिन्यूसली वर्क मिलेंगे। तो उस केस में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये आपके ऐसे क्लाइंट है जो आपको कंटिन्यूसली वर्क्स दे सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में आपको ध्यान ये रखना है कि पैसों से ज्यादा, अब मैं एग्जांपल फिर से वही देता हूँ, मान लीजिए मार्केट में कोई काम 100 रुपए में हो रहा है, ठीक है, तो आपकी जो आर्किटेक्ट है या फिर सिविल इंजीनियर है, उनको आप वही बता दीजिए कि सर मार्केट में 100 रुपए में हो रहा है, मैं आपके लिए ये काम 50 रुपए में, 60 रुपए में, 80 रुपए में कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको ये पता चल जाएगा कि चलो अपना यहाँ पर फायदा हो रहा है। अब इस फायदे का आपको यहाँ पर कैसे कन्वर्ट करना है मैं वो बताता हूँ। देखिए जब आपको ये पैसा मिलेगा तो उस टाइम आपको पैसे की तरफ नहीं देखना है, आपके 3 से 4 काम जो रहेंगे आपको उसमें सिर्फ परफॉर्मेंस देनी है, आपकी वर्किंग क्वालिटी दिखानी है। उसका रीजन ये है, जब आप इस तरह से क्वालिटी दिखाओगे वर्क में, तो उसके बाद जो भी पर्टिकुलर आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, वो इंप्रेस होने के बाद आपको सीधे अदर जो उनके वर्क है वो भी आपकी तरफ ही फॉरवर्ड करेंगे। अब बस आपको यहाँ पर एक ही चीज देखनी है कि जब आपकी तरफ काम आने लगे तो एक पीरियड के बाद, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको पहले ही वर्क में एकदम समय पर पैसा मिलेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि 1 महीने के भीतर या फिर 2 महीने के भीतर आपको पैसे मिल जाने चाहिए। मान लीजिए ऐसा आपको पेमेंट नहीं हो रहा है कि उस क्लाइंट की तरफ से या फिर उस इंजीनियर की तरफ से अगर आपको किसी भी तरह का पेमेंट ही नहीं हो रहा है, बस काम ही किए जा रहे हो, तो उस वर्क को वही रोक दीजिए। वो क्लाइंट किसी काम का नहीं है या फिर वो इंजीनियर या फिर वो आर्किटेक्ट आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बात पता चलेगी, जैसे हम यहाँ पर एक रिस्क ले रहे हैं, मतलब किसी का काम हम फ्री में कर रहे हैं 1 या 2 काम। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, अगर आप फ्रेशर हो, देखिए अगर आप कुछ भी बिजनेस अगर कर रहे हो तो उसमें आपको 1-2 ऐसे क्लाइंट मिलेंगे, हो सकता है 2 से ज़्यादा भी मिले, कि जो आपसे आपका मतलब फ़ायदा उठा ले, ठीक है। तो ऐसे लोगों को पर आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आप उसी चीज़ में अगर उलझे रहोगे तो आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। ऐसे लोगों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, आपके XYZ अमाउंट का नुकसान हुआ है, लेकिन उसे भूल जाइए और आगे बढ़िए। भूल जाने का मतलब ये नहीं है कि उस बात को ही भूल जाना है, आपको ये बात सीखना है उससे कि ऐसे भी लोग हमारे मार्केट में, ऐसे भी क्लाइंट होते हैं। लेकिन उस चीज़ में आप बस घुसे मत रहिए कि बस वही सोचते रहेंगे कि मेरा इतना नुकसान हुआ है। तो वो मैं यहाँ पर एक सजेशन दूंगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि जैसे अब जो केस थी आर्किटेक्ट नाइक सर की, अब मुझे पता नहीं वो रियलिटी क्या है, लेकिन मैं उसको अगर केस स्टडी की तरह लूँ तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सुसाइड नहीं हो सकता, ठीक है। और ये अगर आपके पैसे अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर डंप कर दिए या फिर आपको धोखा दिया इन फाइनेंशियल केस, तो मैं कहूँगा उसमें भी कोई सुसाइड, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं सीधे सीधे कहूँगा
अगर आपको कोई पैसों के बारे में या फिर पैसों में अगर फंसा रहा है, तो जितना वो गुनहगार है उतने आप भी गुनहगार हो कि आपने भी उन पर भरोसा रखा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को आपके सामने रखा है। अब जो अगला पॉइंट है वो है पॉलिटिशियन। अब देखिए, आपके क्लाइंट जब आपकी बहुत पहचान हो जाएंगी, उसके बाद आपके पास हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की भी वर्क आ जाए या फिर पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू कुछ वर्क आए। उस केस में आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि उन लोगों के काम आपको फ्री में नहीं करने हैं। देखिए, उसका मैं रीज़न बताता हूँ क्या है। अगर आपने उन लोगों का काम इस प्रेशर में कि ये XYZ पॉलिटिकल पार्टी से इनका अगर हमने काम नहीं किया तो हमें तकलीफ हो सकती है, इस प्रेशर में अगर आपने कोई उनका काम फ्री में कर दिया, तो मैं सच में बता दूं कि उनको वो आदत लग जाएंगी, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई आदमी है तो उनके छोटा हो या बड़ा काम, उनका काम फ्री में मत कीजिए। हाँ, उन्हें डिस्काउंट ज़रूर दीजिए, लेकिन उनका काम फ्री में मत कीजिए, ठीक है। ये रहेंगी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और साथ ही साथ इसमें मैं और एक क्लाइंट को ऐड करता हूँ। अगर आपकी कंसल्टेंसी है, जैसे नगर पालिका हो गई, महानगर पालिका हो गई या फिर अदर डिपार्टमेंट हो गए, इनके भी कुछ वर्क्स होते हैं। तो हो सकता है, जैसे मुझे इनवाइट किया गया था, जो रोड का सर्वे था उसमें, पेवर ब्लॉक का, तो उसमें मुझे एस्टिमेट बनाने के लिए इनवाइट किया गया था। तो उन्होंने मुझसे जो भी वर्क था वो पूछा था कि ये आप कितने में करोगे। तो मैंने सीधा सीधा बताया था कि सर XYZ अमाउंट में ये काम होगा और मुझे एडवांस लगेगा। इसका मैं रीज़न यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि जब आप किसी अथॉरिटी के साथ काम कर रहे हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट के साथ अगर काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज का इंस्टीट्यूट है, किसी कॉलेज की बिल्डिंग है, तो देखिए वहाँ पर ओनर कोई एक नहीं होता, उनकी एक टीम होती है या फिर हम कहेंगे मेंबर्स होते हैं, राइट, सोसाइटी होती है। सो दैट्स वाई वहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, जो आपको पेमेंट करने वाला है वो एक बंदा नहीं होता, उनके डिसीजन होते हैं। तो उस केस में आपका पेमेंट लटक जाएगा। तो उसे अगर अवॉइड करना है तो पहले ही आप वहाँ पर एडवांस पेमेंट डिमांड कर सकते हो। अब ये एडवांस कितना होगा, देखिए आप मिनिमम 25 या फिर 20% यहाँ पर जो पेमेंट है वो आप डिमांड कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पर एडवाइस दूंगा अगर आप किसी पॉलिटिकल या फिर किसी इंस्टीट्यूट के साथ अगर या फिर किसी अथॉरिटी के साथ अगर काम कर रहे हो तो। अब हमारे जो प्योर क्लाइंट हैं, ठीक है, ये तो हो गए सभी जो क्लाइंट की जो आप जब आगे बढ़ेंगे तब आपको मिलेंगे। लेकिन जब आप पूरी तरह से कंप्लीटली एक कंसल्टेंट इंजीनियर हो जाओगे, उसके बाद एक प्योर क्लाइंट आपके पास आएंगे, तो उस केस में आपको सबसे पहली बात जो माइंड में रखनी है वो ये है कि जो भी बंदा आपके यहाँ काम करने के लिए आ रहा है, जो भी बंदा, मतलब क्या हुआ कि देखिए, आप अगर एक सिविल इंजीनियर हो, आपकी अगर कंसल्टेंसी है, तो आपके काम कौन सा है, बेसिकली कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। तो मैं आपको एक सिंपल वर्ड बता दूं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड अगर काम करने के लिए कोई आपके यहाँ आ रहा है या फिर सर्विस के लिए कोई आ रहा है, तो वो गरीब नहीं है, ठीक है। आज के डेट में किसी छोटे से घर का भी अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो वो किसी गरीब के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, आपकी क्लाइंट गरीब नहीं है, ठीक है। आपको ये बात इसलिए ध्यान में रखनी है क्योंकि अगर आप आपके क्लाइंट पर दया कर दोगे या फिर उस केस में अगर उनके काम फ्री में करोगे, तो आप यहाँ पर कंसल्टेंसी वर्क नहीं कर रहे हो या फिर बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप सोशल वर्क कर रहे हो। और मैं क्लियर बता दूं, सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी इज नॉट अ सोशल वर्क, ओके, ठीक है। अगर आपको सोशल वर्क करना है तो किसी NGO को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आप सोशल वर्क कीजिए, ये आपका काम है, इसमें आपको पैसे मिलने चाहिए। और आपके जो क्लाइंट है वो गरीब नहीं है, जो भी व्यक्ति कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो गरीब नहीं हो सकता, ठीक है। और मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, ये क्लाइंट जो होते हैं, जो प्योर क्लाइंट होते हैं, ये सिर्फ इंजीनियर के या फिर आर्किटेक्ट की पेमेंट जो है उसको ही रोकने की कोशिश करते हैं। जब वो किसी सीमेंट के जो ऑर्डर होती है वहां पर जाते हैं या फिर लोहे के ऑर्डर, मतलब स्टील की जो होती है वहां पर अगर ऑर्डर लेने जाते हैं, तो वो जो भी वहां पर आदमी होता है या फिर जो भी व्यापारी होता है वो उनको सीधा बोलता है कि जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक आपको मटेरियल नहीं मिलेगा, ठीक है। उनको वो पैसे दे सकते हैं तो आपको क्यों नहीं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, आपके जो प्योर क्लाइंट है वो गरीब नहीं है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जितने भी हमारे पहले के क्लाइंट थे उनसे हमारा कुछ ना कुछ रिश्ता था या फिर हमको उनसे कुछ ना कुछ फायदा होने वाला था। पैसों के साथ ही साथ अगर हम पॉलिटिकल बात करें या फिर अदर भी जो इंजीनियर है, बेसिकली उनसे हमारा कंटिन्यूसली रिलेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी था। लेकिन प्योर क्लाइंट के साथ ऐसी कोई हमें जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर सीधा कहूँगा, कोई भी अगर आपके पास प्योर क्लाइंट अगर आ रहा है तो उस केस में आप मिनिमम 20 to 25% एडवांस डिमांड कीजिए। उसका मैं रीज़न बताता हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए अगर मैं क्लाइंट हूँ, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, मैं क्या करूँगा, मैं आपके पास आऊँगा, आपसे एक ड्राइंग बना लूँगा और कहूँगा कि सर मैं आपके पैसे देता हूँ। बाद में मैं पूरे गाँव में घूमूंगा, दूसरे इंजीनियर से भी ड्राइंग बनाऊँगा और उनको भी उसी तरह से मैं बेवकूफ़ बनाऊँगा। तो ये आज के डेट में क्लाइंट करते हैं। अब ये क्लाइंट को भी पता है, तो कैसे कुछ मतलब छुपाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए अगर आप अपना टाइम दे रहे हो तो उस केस में क्लाइंट से आप एडवांस जरूर लीजिए।
अब देखिए यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूं, एडवांस लेने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके सामने चेहरे पर बैठे और पहले ही दिन आप उनको एडवांस की डिमांड करें। देखिए एक दो दिन आपको उन्हें एक जो भी होता है रफली जो ड्राइंग होंगी वो आप उन्हें बना के दे दीजिए, रफ ड्राइंग, ताकि उनका काम आगे ना बढ़ सके, क्योंकि अगर आपने पूरी ड्राइंग बना दी तो वो तो आपके पास आएंगी नहीं। तो एक आइडिया दे दीजिए, उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ ये क्लाइंट मेरे पास रुकने के लिए रेडी है, उस केस में आप डिमांड कीजिए जो आपकी 20 to 25% एडवांस होंगे। और मैं यहाँ पर क्लियर बता दूं, अगर कोई व्यक्ति खुद के कंस्ट्रक्शन के काम के लिए 20 to 25% आपको एडवांस नहीं दे सकता, इसका मतलब यह है कि वो आपको 100% फंसाने वाला है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को या फिर ऐसे क्लाइंट को अगर आपने इग्नोर भी कर दिया तो भी चलेगा, लेकिन जिसे सच में आपके काम की कदर है या फिर काम करवाना है तो हाँ वो 25 क्या वो 20 क्या वो 50% भी एडवांस देंगे। और मेरे केसेस में कुछ तो ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने मुझे 100% यहाँ पर पेमेंट कर दिया कि सर आप जल्दी से काम कर दो। तो ऐसा आपके साथ हो सकता है अगर आप उस तरह से बिहेवियर आपके क्लाइंट के साथ रखेंगे। अब इस पूरे सिनारियो में मैं आप लोगों के साथ एक बात क्लियर कर दूं कि देखिए आपको क्लाइंट को एक प्रॉपर वे में, एक मैनर्सफुल वे में ट्रीट करना है, ठीक है। वो आपके लिए भगवान है, उन्हीं से आपको पैसा मिलता है, फिर वो किसी भी टाइप की क्लाइंट हो, आपको उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, उनकी रिस्पेक्ट ही करनी है, फिर चाहे उनकी बात सही हो या फिर गलत हो, ये आपको बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सब करने के बाद मान लीजिए जिस तरह से आपने बिहेव किया एक एडवांस पेमेंट के लिए, तो उसमें एक आपको पैरामीटर सेट करना है कि किस काम के आपको एडवांस लेने और किस काम के लिए नहीं लेने। फॉर एग्जाम्पल सभी काम के लिए आपको एडवांस लेने की ज़रूरत नहीं, मैं एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूँ। अगर कुछ काम ऐसे हैं कि जो आपके कम समय में हो रहे हैं, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि और कम समय में हो रहे हैं, साथ ही साथ आप मतलब वो जो क्लाइंट है उनसे और भी काम आने वाले हैं या फिर उनकी तरफ वो पेंडिंग रहेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए बिल्डिंग परमिशन है। अब बिल्डिंग परमिशन में ऐसा नहीं है कि आपने बिल्डिंग परमिशन अप्रूवल के लिए डाल दी, सबमिट कर दी, उसके बाद ही आपको पेमेंट लेना है। वो केस कम से कम 3 महीने तक आपकी तरफ रहेंगे, तो उस केस में आपको पेमेंट की जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से आप, बिकॉज उनका काम आपकी तरफ रहेगा ही रहेगा। अगर उन्होंने आपको पेमेंट की तकलीफ दी तो आप उनका जो भी बिल्डिंग परमिशन है वो रोक सकते हो। सो इस तरह के काम में आप अगर आपने पेमेंट नहीं लिया एडवांस तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ हार्ड एंड फास्ट वर्क होते हैं। फॉर एग्जांपल 3D के वर्क है, आपने एक 3D की बिल्डिंग बना दी, 3 दिन में वो काम खत्म हो गया और आपने क्लाइंट को दे दिया, उसके बाद वो क्लाइंट आपको कभी दिखेगा नहीं। तो ऐसे जो काम होते हैं कि जो जल्दी हो जाएंगे और उसके बाद क्लाइंट आपकी तरफ कभी आएगा नहीं, तो उस केस में आप एडवांस लेना शुरू कीजिए। अब आपको ये पता चल गया है कि किस काम में एडवांस लेने हैं और किस काम में नहीं। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि इस तरह का अगर आपका बिहेवियर रहेगा या फिर इस तरह के अगर आपका एक आपके प्रोफेशन में अगर एटीट्यूड रहेगा तो उससे क्या प्रॉफिट होगा और क्या लॉस होगा। इसमें सबसे पहले हम लॉस की बात करते हैं। देखिए इस तरह से अगर आप काम करोगे तो इसमें सबसे बड़ा लॉस जो है, जो मेरे साथ हो रहा है, वो यही होगा कि आपको क्लाइंट बहुत कम मिलेंगे। बिकॉज बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपको ईमानदारी से पैसे देना चाहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग सिर्फ आपको फंसाना चाहते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। सो दैट्स तो उस केस में आपको ये एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि आपके जो क्लाइंट है वो कम रहेंगे, ठीक है। अब इसमें प्रॉफिट क्या है, सबसे अच्छी जो बात है जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है और इसलिए मैं इस वे को फॉलो करता हूँ, वो ये है कि आपके जितने भी क्लाइंट रहेंगे, मान लीजिए अगर सिर्फ 2 ही क्लाइंट है मंथ के, तो मुझे 100% पता है कि मेरा पेमेंट रिकवर होने वाला है। मुझे दिक्कत नहीं है इस बात से या फिर टेंशन नहीं है मेरे सर पर कि मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये कुछ इसमें मैं कह सकता हूँ कि एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है। अभी आप पर निर्भर करता है कि आपको किस वे में जाना है, आपको किस तरह से, क्या आपको सिर्फ काम ही देखना है या फिर आपको पैसों की तरफ भी ध्यान देना है। मेरी तो पर्सनली यही एडवाइस रहेगी कि कोई फ़ायदा नहीं है उस तरह से बिजी रहने में जिसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। दिन भर आप काम कर रहे हो और अगर आपको पेमेंट नहीं मिल रहा तो वो बिजीनेस किसी काम का नहीं है और वो उस तरह से काम में व्यस्त रहना भी किसी काम का नहीं है। मैं मंथली, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि सर आप बहुत कम काम करते हो, तो उसका रीज़न क्या है, तो यही रीज़न है कि मैं जितने काम करता हूँ उसमें मुझे 100% पैसे मिलते हैं। सो दैट्स वाई आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। तो अगर आपकी भी सोच ऐसी है तो आप इस वे को एडॉप्ट कर सकते हो। और फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस वीडियो को या फिर जिस न्यूज़ को मैंने रेफरेंस बताया यहाँ पर, जो कि आर्किटेक्ट नाइक सर और ये न्यूज़ एंकर अर्नब गोस्वामी, तो मैं दोनों के केस में यही कहना चाहूँगा कि मैंने इस पॉइंट को सिर्फ एक केस स्टडी की तरह देखा है। मुझे कुछ पता नहीं है रियलिटी क्या है, क्या सच है क्या झूठ है। जो कोर्ट यहाँ पर वर्डिक्ट देंगे वही हमारे लिए फाइनल और उसी को हम मान्य करेंगे। तो इस पर मुझे किसी भी तरह की पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं करनी है कि कौन सही है कौन गलत है, ये तो वक्त और कोर्ट ही बताएगा। तो आई होप कि
आपको जो मेरा टॉपिक था वो रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सभी आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज हम लोगों को भी फंसाया जाता है कि सिर्फ तकलीफ जो है सिर्फ किसानों को नहीं है, सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट को भी है। फ़र्क इतना है कि हम लोग बोलते नहीं है। आज मैंने बोलने की शुरुआत की है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी कोशिश अच्छी लगी होंगी। किसी भी तरह की अगर आपको कमेंट करनी है तो आप जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर बता सकते हो। इवन अर्नब गोस्वामी और जो आर्किटेक्ट नाइक सर है उनके केसेस के बारे में भी अगर आपको कुछ बताना है तो भी आप डिस्क्रिप्शन जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर बता सकते हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।